अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर वकास बशीर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। बच्चे ये मुझसे जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो पूछते रहते हैं कि सर इसका तो हमें मतलब ही नहीं पता, आप उर्दू में भी बता दिया करें। तो इसका उर्दू में मतलब होगा खुसूसी खसूसियात। तो अब ठीक हो, ये कोई अजीब से ही लफ्ज़ बन गया, तो इसलिए कुछ लफ्ज़ होते हैं जो उसी ज़बान में ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली हमारी खसूसियत है वो है ओरिजिन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन क्या है कि ये कहाँ से हासिल हो सकते हैं, यानी इसकी सोर्सेज क्या हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, तभी हमें इसकी जो खसूसियात हैं उनका सही से अंदाज़ा हो सकेगा। तो पहले जो हमारा ओरिजिन है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल से। इनका क्या है, इसका हम लिख लेते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हमारे पास जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो मोस्टली मिनरल्स और हमारे पास रॉक्स से हासिल होते हैं। तो इसका रीज़न आपको समझ आ गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं, और हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिनरल्स एंड रॉक्स से हासिल होते हैं। उसके बाद हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, वो है हमारे पास इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। यानी जैसे वाटर है ना, तो वाटर की कंपोजिशन क्या है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये इसकी कंपोजिशन है। तो हम जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या है कि ये मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ये कुछ कंपाउंड्स में ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद हेलोजेंस, हमारे पास इनको हेलोजेंस को हम एक्स से डिनोट करते हैं, तो इनसे मिलके ये बने होते हैं। तो इनकी कंपोजिशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या होगी, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी कुछ हैं इसमें एलिमेंट्स, तो उनसे मिलके ये मेनली बने होते हैं। और हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उनसे तकरीबन सबसे ही मिलके बने होते हैं। जैसे कि कार्बन, हमारे पास बाइकार्बोनेट है HCO3, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के भी कंपाउंड्स आ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगली प्रॉपर्टी है वो है कोवेलेंट लिंकेज। अच्छा, कोवेलेंट लिंकेज जो है ना, इसमें क्या होता है कि कोवेलेंट लिंकेज, ये जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है कि जब कोई एलिमेंट्स आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं, यानी सॉरी एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके नतीजे में अगर बॉन्डिंग जो है वो कोवेलेंट हो, तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। तो इनके दरमियान क्या दिया, कोवेलेंट लिंकेज, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनऑर्गेनिक जो हैं वो आयोनिक बॉन्ड्स मोस्टली बनाते हैं। ये समझ आ गया आपको कि कोवेलेंट लिंकेज में क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, और हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। इसके बाद इसकी हम अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है इसकी वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ किस में कितनी सॉल्व हो सकती है, तो उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स या तो पोलर हो सकते हैं या फिर नॉन पोलर हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज़्यादातर हमारे पास नॉन पोलर ही कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो नॉन पोलर के अंदर ही हल होंगे यानी सॉल्व होंगे। तो ये देखें तो अगर नॉन पोलर जो है ना, ये हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितने भी होते हैं ना वो क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। नॉन पोलर होंगे तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसा कि हमारे पास बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये CCl4,
या फिर कार्बन डाइसल्फाइड जैसे CS2 है, इनके अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हल हो सकते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, क्योंकि ये नॉन पोलर मोस्टली होते हैं, तो इसलिए ये हल होंगे नॉन पोलर के अंदर। लेकिन जो आयोनिक हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। और आयोनिक कंपाउंड्स आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पर मुश्तमिल है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, तो जब इसको पानी के अंदर डालते हैं तो इसके अंदर पॉजिटिव ये और ये नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, यानी एक ये पोल बन गया और एक ये पोल बन गया। तो ये पोलर हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट्स जैसा कि वाटर, इसके अंदर ये सॉल्व हो सकते हैं। तो ये नॉन पोलर के अंदर सॉल्व होंगे और हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं वो किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्व होंगे। इसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इससे अगली प्रॉपर्टी है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप कहेंगे कि सर जो है ना बार बार नीचे देखते हैं, तो इसकी 10 ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मुझे भी भूल जाती हैं, तो इसलिए ये देखनी पड़ती है। इससे आगे इसकी अगली ये 5वीं प्रॉपर्टी इसकी, सॉरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है कि इसमें से करंट कितना गुजर सकता है, इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, वो डिपेंड करती है आयंस पे। जिस चीज़ के अंदर जितने ज़्यादा आयंस होंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। अब ये जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपको पता है कि मोस्टली नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो वो नॉन पोलर अगर होंगे तो उनमें आयंस ही नहीं बनेंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव उसके अंदर वो पोल्स नहीं बनेंगे। तो पोल्स नहीं बनेंगे तो उसके अंदर मतलब वो जब उनको सॉल्व करेंगे तो उनके वो पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स ना होने की वजह से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी कम होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, क्योंकि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है और होता भी ज़्यादातर नॉन पोलर होता है, तो इसलिए ये इनके दरमियान इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी या ना होने के बराबर होगी। क्वेश्चन भी आता है कि वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हमारे पास अगर देखा जाए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनमें तो आयोनिक बॉन्ड होता है, तो आयोनिक बॉन्ड होने की वजह से उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं और वो आयंस उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बायस बनते हैं। तो वो उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लेकिन हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती। इससे अगली हमारी जो प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, इससे अगली हमारी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी इसको MP और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे पास आ गई इसकी 6ठी प्रॉपर्टी। इसकी 6ठी प्रॉपर्टी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है कि अगर आप कंपेयर करें हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड को कंपेयर करें जब आप आयोनिक बॉन्ड से, तो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, तो इसलिए उनको तोड़ना या उसका बॉइलिंग पॉइंट या उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर बहुत कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर आप देखें हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, NaCl के अंदर इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1413 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर वाटर का देखें, वाटर एक क्या है हमारे पास पोलर कंपाउंड है, इसमें अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड में देखें तो इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसको आप कंपेयर करें इसके साथ वाटर को, जब सोडियम क्लोराइड से आप कंपेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, इस वजह से इसका क्या है ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन सोडियम क्लोराइड के अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, यानी आयोनिक बॉन्डिंग है, तो इसलिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इससे आगे हम अगली प्रॉपर्टी इसकी देख लेते हैं। अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अगर आप देखें
तो किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी इससे हमें पता चलता है कि अगर उस पर आप कोई फोर्स अप्लाई करें तो वो उसमें कोई चेंजिंग आएगी या नहीं आएगी। तो अगर आप देखें इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है, यानी इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। और हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इसमें जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे अगर उनके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो अब थोड़ा सा उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो टूट जाएंगे, टूट के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उतनी फोर्स या उतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, या हीट से मोस्टली इसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तो अगर आप उतनी हीट उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो जितनी आपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोवाइड की थी तो उससे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं टूटेंगे। लेकिन अगर आप वही हीट आप प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो उससे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में तब्दील हो जाएंगे। यानी अगर वो हमारे पास इसमें मीथेन है तो अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये कार्बन और 4 हाइड्रोजन में ये तब्दील हो जाएगी। तो इस तरह से ये इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए ये इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है। इसके बाद अगली हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वो है हमारे पास कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी का मतलब होता है, इसको उर्दू में कहते हैं आतशगीर, कि इसमें कितना ज़्यादा ये जल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इनमें कंबस्टिबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर आप जलाएं तो वो नहीं जलते, क्योंकि उनके अंदर कार्बन जो है ना वो मौजूद नहीं होती। किसी भी चीज़ के अंदर अगर कार्बन ज़्यादा है तो वो उसकी कंबस्टिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमें पता चल गया क्योंकि उनके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो कंबस्टिबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर अगली हमारी आ जाती है वो है आइसोमरिज्म। ये तो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। आइसोमरिज्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना उनके अंदर आइसोमरिज्म का फिनोमेना होता है, यानी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी उनके अंदर एटम्स की जो हमारे पास अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट हो सकती है। यानी एक ही तरह के जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था C5H12, ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था इसके हमने 3 आइसोमर्स पढ़े थे। एक तो एन पेंटेन, उसके बाद हमने पढ़ा था उसका आइसोपेंटेन, उसके बाद हमने पढ़ा था नियोपेंटेन। तो ये 3 तरह से ये जो कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन है वो 3 तरह से पाया जा सकता है नेचर के अंदर। लेकिन हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इस तरह से उनके अंदर आइसोमरिज्म नहीं होती है, हो भी अगर तो बहुत कम होती है। बहुत थोड़े कंपाउंड्स के अंदर आइसोमरिज्म होती है, लेकिन हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर ये आइसोमरिज्म होती है। तो ये फिनोमेना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होता है। इससे अगली हमारी जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का मतलब होता है स्पीड, कि इनका जो स्पीड होती है रिएक्शन की वो कितनी होती है, यानी ज़्यादा होती है या कम होती है, तो वो उसमें हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। तो इनको अगर देखा जाए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो इनके अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं वो मॉलिक्यूलर नेचर के होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, यानी आयंस नहीं बनते बल्कि मॉलिक्यूल खुद ही रिएक्ट करते हैं। तो इस वजह से मॉलिक्यूल्स के रिएक्ट करने की वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रल होने की वजह से वो उनकी स्पीड बहुत कम होती है। अगर उन पे ऊपर कोई चार्जेस मौजूद हो, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हों, तो फिर तो वो बड़ी जल्दी रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर उनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो इसलिए उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मोस्टली आयोनिक बॉन्डिंग होती है, तो आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर आयंस बनते हैं। यानी अगर हम सोडियम क्लोराइड या पोटाशियम क्लोराइड लें, पोटाशियम क्लोराइड के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इन चार्जेस की वजह से इनकी जो होगी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप इसमें देखें, हम वाटर का देख लेते हैं, क्योंकि वाटर में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो इसलिए हम उसको देख लेते हैं। अब वाटर, मैंने पहले जब आपको पीएच बताया था, पीएच मैंने आपको बताया था कि
तकरीबन 10 मिलियन मालिक्यूल 1 मिलियन मालिक्यूल्स में से सिर्फ एक मालिक्यूल वो चेंज होता है आयंस के अंदर। तो उसकी आप देखें कि रिएक्टिविटी कितनी हुई होगी। तो लेकिन हमारे पास जो पोटाशियम क्लोराइड है, ये अगर आप इसको पानी के अंदर डालें तो इसका हर एक मालिक्यूल वो रिएक्ट करेगा, यानी इसके अंदर ऑलमोस्ट 100% इसकी रिएक्टिविटी होती है। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।